गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। आप सभी छात्राओं का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। कल हम पढ़ रहे थे मैकियावेली के मानव संबंधित विचारों के बारे में अध्ययन किया था हम लोगों ने। मानव संबंधित विचारों के अंतर्गत मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वो कहता कि मनुष्य का जो व्यवहार उसके बारे में कहता था कि मनुष्य चाहे किसी भी देश में निवास कर रहा हो या किसी भी क्षेत्र या जगह या स्थान पर निवास कर रहा हो, सभी मनुष्य का स्वभाव और व्यवहार एक जैसा होता है। और वो भी ये कहता है ठीक प्रकार से होब्स के समान ही उन्होंने मानव के जो स्वभाव का चित्रण है वो प्रस्तुत किए गए थे। अर्थात वो कहता है कि मनुष्य इतना स्वार्थी होता है, मनुष्य की वो व्याख्या करता है कि मनुष्य इतना स्वार्थ होता है कि जिसकी हद ही पार होगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक पुत्र अपने पिता की मृत्यु को आसानी से भुला सकता है, लेकिन पिता के द्वारा जो धन छोड़ कर जाता है उस धन की हानि को, उसके बंटवारे को स्वीकार नहीं करता। अर्थात मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, ऐसा मैकियावेली का मानना था। और दूसरा, उन्होंने जो नैतिकता और धर्म के क्षेत्र में अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। नैतिकता धर्म में क्या था कि उस समय क्या था, मैकियावेली के समय हो क्या रहा था कि धर्म और चर्च का इतना बोलबाला था कि लोग एक प्रकार धर्म और चर्च की आड़ में अंधे हो गए थे। अर्थात जैसा धर्म और चर्च उनको आदेश दे रहा था, ठीक वहाँ की जो इटली की जनता थी वो ठीक वैसा का वैसा करने पर मजबूर हो रही थी। अर्थात उन सब की जो स्थिति को उन्होंने नापा, समझा, तब उन्होंने कहा कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक कर देना चाहिए। इसलिए कहा गया था कि दुनिया का ऐसा पहला विद्वान है मैकियावेली जिन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया था। ऐसे विचारक थे हमारे मैकियावेली जी, तो मैकियावेली ने वो प्रस्तुत किए थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है मैकियावेली का, वो देखिए आप लोग कि राज्य के हितों के लिए उनके द्वारा जो सुझाव जो उपाय बताए गए थे, यह कहते हैं कि एक सफल शासक के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यानी कि सफल शासक कौन सा हो सकता है, यानी कि सफल शासक बनने के लिए वह कौन कौन से गुण हैं जो व्यक्ति को आवश्यक होते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इनकी पुस्तक थी द प्रिंस के 18वें संस्करण में या 18वें अध्याय में इन्होंने इस सफल शासक के गुणों का बखान या विचार प्रस्तुत किए थे। द प्रिंस नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। उस द प्रिंस नामक पुस्तक के 18वें अध्याय के अंतर्गत उन्होंने सफल शासक के जो गुण हैं उनके बारे में बखान किया गया था। अब एक सफल शासक में वह कौन कौन से गुण होने चाहिए उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, जनरली तौर पर तो हम लोग ये बात करते हैं कि सफलता किसी भी क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यकता या कुछ गुण या तो वो प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो। चाहे आप पढ़ाई को ले लीजिए या किसी काम को जब करते हो, आप पढ़ाई रुचि से करते हो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। ये आप लोग देखा करो, या आप किसी काम में देखा करो, जब आप लोगों की इतनी गहरी रुचि रहती है, उस काम में इतने आप अंदर तक चले जाते हो, तो निश्चित रूप से आपको उस कार्य में सफलता मिलती है। ये फैक्ट है। तो यही बात मैकियावेली कहता है कि एक सफल शासक के लिए या राज्य के हितों के संदर्भ में सुझाव जो उनके द्वारा सुझाए गए थे उनके बारे में डिस्कशन हम लोग आज करते हैं। देखिए, पहला ये कहता है कि अधिक शक्तियों का एकत्रित करना। पहला कहता है कि राजा को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने पास इतनी शक्ति अर्जन कर ले जिससे किसी प्रकार से उसे आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास शक्तियाँ कम होगी तो बाहरी आक्रमण का आपका अंदेशा हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। अर्थात वो कहता है कि शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट। वो कहता है कि शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट, यानी कि शक्ति ही सत्य है। बिना शक्ति के आप अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि राजा को निरंतर ये प्रयत्नशील करते रहना चाहिए कि अधिक से अधिक शक्ति वो अपने पास एकत्रित करता रहे, और समय आने पर वह शक्ति निश्चित रूप से उसकी राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने का दायित्व अपने कंधों पर ले लेगी। अर्थात जो बाहरी आक्रमण होगा, उस बाहरी आक्रमण से आप अपने राज्य की सीमाओं की या राज्य में निवास करने वाली जनता की भलाई कैसे कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा आप लोग कैसे करोगे। इसलिए कहा गया कि बाहरी आक्रमण सुरक्षा करने के लिए राजा को निरंतर शक्ति एकत्रित करते रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति का केंद्र बिंदु शक्ति है। राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो शक्ति है कि यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो निश्चित रूप से आपके राज्य के ऊपर तो कोई पड़ोसी राज्य वो आक्रमण करेगा और आपके राज्य को जीत लेगा। इसलिए कहता है कि जो राजनीति के अंतर्गत जो पॉलिटिक्स है उसमें जो केंद्र बिंदु है वो शक्ति है। अतः जिसके पास शक्ति है वो उसका राज्य और स्वयं विकास की गति पर
बना रहेगा, इसलिए कहता है। और फिर आंतरिक रूप में देखिए, आंतरिक क्षेत्र में भी शक्ति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य भी एक राजा के लिए आवश्यक होता है, यानी कि एक राजा में ये गुण समाहित होने चाहिए। यदि आपकी प्रजा में मान लीजिए भय बन जाए, राज्य में निवास करने वाली जो प्रजा के अंतर्गत ये भय उत्पन्न हो गया कि हमारा जो राजा है वो हमारी सुरक्षा करने में असमर्थक है, तो एक प्रकार से राज्य का पूरा माहौल बिगड़ जाएगा और राज्य की जनता दूसरे की ओर कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए जो राज्य के अंतर्गत जो आंतरिक माहौल है उस माहौल को बनाए रखने का दायित्व एक राज्य के पास होता है। और राजा हमेशा तत्पर रहे कि शक्ति एकत्रित वो करता रहे, जितनी शक्ति उसके पास होगी उसका राज्य उतना ही सुरक्षित रहेगा। यानी कि शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट। ये बात मैकियावेली ने अपने राजा के गुणों के अंतर्गत बताई कि राजा को समय समय पर अपनी शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा शक्ति उसके पास रहेगी उसका विकास, डेवलपमेंट, उसकी राज्य की सुरक्षा उतनी अधिक रहेगी, ऐसा मैकियावेली का मानना था। दूसरा गुण वो सफल शासक के बताता है कि साम, दाम, दंड और भेद की नीति को अपनाना चाहिए। देखिए, राजा न्यायप्रिय होना चाहिए। पहली शर्त देते हैं कि जो राजा होता है उस राजा के में इतना गुण होना चाहिए कि वो न्यायप्रिय होना चाहिए और समय समय पर साम, दाम, दंड, भेद की नीति का अनुसरण करना चाहिए। मान लीजिए कभी व्यवस्था बिगड़ जाए, श्याम यानी कि बिल्कुल विनम्रता पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक सामने वाले राजा के सामने या जनता के बीच में निवेदन करना चाहिए कि मैं अभी ये कार्य ऐसा नहीं कर सकता, मुझे आप लोग अभी समय दिए। विनम्रता पूर्वक यानी कि प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो जाना चाहिए कि हाँ मैं अभी नहीं कर सकता, यानी कि समय समय पर इस नीति को अपनाना चाहिए। दाम यानी कि सामने वाले व्यक्ति को प्रलोभन देकर या धन देकर या संपत्ति देकर अपने पक्ष में करने का कार्य भी करना चाहिए, ऐसा भी मैकियावेली मानता था। फिर कहता है भेद, यानी कि भेद का मतलब होता है उसके राज्य में फूट डालना, यानी कि उस राजा इतना चतुर होना चाहिए कि वहाँ पे सैनिकों के अंदर वहाँ की जनता में फूट डाल दे जिससे कि वहाँ हाहाकार मच जाए और वो वहाँ की जनता अपने पक्ष में आ जाए। और दंड का प्रावधान भी इतना होना चाहिए कि राज्य में निवासरत जनता यदि राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों की अवहेलना करती है, राज्य के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उन आदेशों की यदि वो अवहेलना करती है तो ऐसी स्थिति में भी राजा को दंड का प्रावधान भी करना चाहिए, यानी कि समय समय पर दंड की व्यवस्था भी आवश्यक होती है। फिर देखिए नेक्स्ट कहता है कानूनों का सिंह और लोमड़ी के जैसे गुण भी धारण करते रहना चाहिए। देखिए क्या होता है कि लोमड़ी को हम लोगों ने देखा है, लोमड़ी इतनी चालाक होती है कि वो समय और परिस्थिति के अनुसार चलती है। यदि उसे लगता है कि छल कपट से यदि मेरा कार्य सिद्ध हो रहा है तो छल कपट वाला सिद्धांत वो भी राजा के द्वारा, यानी कि लोमड़ी के समान छल और कपटी होना चाहिए। और दूसरा कहता है सिंह के समान धाड़, यानी कि सिंह यानी कि शेर के समान उसकी धाड़ होनी चाहिए कि राज्य की जनता और पड़ोसी राज्य उसकी धाड़ से इतने डरने लग जाए, भयभीत हो जाए कि समय आने पर उनके द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई उससे अपने आप सहमति हो जाए और समझने लग जाए। अर्थात ये प्रकार से होना चाहिए, यानी कि भेड़ियों को जो डराने का कार्य है वो सिंह एक दहाड़ से भेड़ियों को डरा देता है। इस प्रकार का राजा में छल कपट और विदेशी आक्रमणों से, यानी कि मक्कारी, चोरी, डकैती, इन भेड़ियों से रक्षा करने का दायित्व एक शेर के कंधों पर होना चाहिए। अर्थात एक शेर जब दहाड़ता है तो भेड़िए अपने आप वहाँ से 9-2-11 होने लग जाती है। इस प्रकार की श्रृंगार उनके अंतर्गत होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है वो कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन कराना। देखिए ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब राजा के द्वारा जिन कानूनों का बनाया जाता है तो उन कानूनों का पालन राज्य की जनता से बहुत कठोरतापूर्वक पालन कराना चाहिए। यदि आप लोगों के द्वारा बनाए गए कानूनों को यदि आप पालन कठोरतापूर्वक नहीं करा पाते हो या उनमें कोई ढिलाई बरत देते हो तो एक प्रकार राज्य की जनता आपसे डरना दूर की बात, आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी लगभग आप लोग खो जाओगे। इसलिए कहा गया कि राजा को अपने द्वारा बनाए गए जो कानून है उन कानूनों का पालन भी एक प्रकार से कठोरतापूर्वक कराना चाहिए। यह भी राजा के लिए एक प्रकार से आवश्यक होता है, क्योंकि यदि आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे, राजा के द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किए गए दिखाई देते हैं, यानी कि निर्बलता अगर वो दिखाएगा तो निश्चित राजा कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए राजा के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनका पालन भी कठोरतापूर्वक यानी कि प्रजा के द्वारा किया जाना चाहिए। सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति को बनाए रखना। देखिए क्या होता है, कभी भी राजा का एक दायित्व ये बताइए आवश्यक गुण में क्या बताया कि राजा के अंतर्गत देखिए नागरिकों के अंतर्गत एक प्रकार से अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए और उसे कठोरतापूर्वक पालन करने की शक्ति सिखाई जानी है। प्रत्येक जनता के अंतर्गत देशभक्ति की भावना और एकता और अखंडता को बनाए रखने वाला जज्बा है वो समय समय पर राज्य की जनता में ये तीनों चारों बातें समाहित होना आवश्यक है।
क्योंकि राज्य के नागरिकों में अनुशासन का पाठ नहीं है, कठोरता से पालन नहीं करेंगे, उनमें एकता नहीं है, तो कभी भी राजा के ऊपर ये खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए राजा को हमेशा सैनिक शक्ति का विस्तार भी समय समय पर करते रहना चाहिए, अर्थात सैनिकों की भर्तियों का निकालना चाहिए और राज्य की जनता को उसमें समाहित करना चाहिए कि सैनिक इतनी संख्या में रखो जिससे कि हम लोग राज्य की सीमाओं की सुरक्षा कर सकें। ये भी एक राजा का दायित्व बनता है और इसके बारे में राजा को ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय सेना का गठन करना। अब राष्ट्रीय सेना गठन के संदर्भ में कहा गया कि राज्य की सुरक्षा के लिए उसे कभी भी जीवन में एक राजा अगर अच्छा राजा होगा, गुणकारी राजा होगा, इसलिए तो मैं क्या कहता है कि एक सफल शासक के आवश्यक गुण है। ये कहता है कि यदि एक अच्छा राजा ही होगा, शासक होगा, तो किराए की सेना के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए किराए की सेना हो या किराए की कोई भी चीज़ हो वो कभी स्थायित्व नहीं हो सकती। इसलिए किराए की सेना कभी भी डर कर भाग सकती है या हमें धोखा दे सकती है। इसलिए राजा को अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि समय आने पर वह राज्य की सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर उठा सके। ये भी राजा को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात अपने सेना के अंतर्गत वो कहता है कि महत्वाकांक्षी, अनुशासनशीलता, मित्रों में बहादुरता और शत्रुओं के प्रति जो कायरता की जो नीति अपनाते हैं उनको तो लगभग सेना से बाहर कर देना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि सम्मानपूर्ण आचरण। देखिए भय को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होता है कि राजा मतलब कि एक प्रकार से राज्य के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें राज्य में निवास करने वाले और राजा के संदर्भ में जो है वो सम्मान की इतनी भावना रखे कि हमारा जो राजा है वो इतना सम्मानीय है या उसमें इतने गुण हैं कि वो सम्मान के लायक है और राजा प्रजा राजा को देख कर सम्मान की नीति का अनुसरण करने लग जाए। ये भी एक आवश्यक गुण राजा में पाए जाने चाहिए। देखिए नेक्स्ट कहता है वो कि योग्य मंत्रियों का चयन। देखिए राजा को अपने कार्यों का संचालन करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करना आवश्यक होता है, लेकिन जब मंत्री परिषद का गठन राजा के द्वारा किया जाए तो राजा को निश्चित रूप से उस मंत्री परिषद में योग्य व्यक्तियों को ही चयन किया जाना चाहिए, अतः अयोग्य व्यक्तियों का मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहिए। अर्थात योग्य व्यक्तियों का चयन करके राजा एक संदेश देना चाहिए कि मेरे मंत्री परिषद के अंतर्गत मैंने योग्य व्यक्तियों का ही चुनाव किया, अर्थात मैं योग्य व्यक्तियों को ही रखूंगा। ये भी एक राजा को ध्यान रखने वाली बात है कि योग्य व्यक्तियों का चयन करना राजा की जिम्मेदारी होती है, अर्थात योग्य व्यक्तियों का साथ राजा को अधिक से अधिक रखना चाहिए। क्योंकि योग्य और वफादार पर ही शासनिक कुशलता निर्भर करती है। अर्थात मेघ्यावली के अनुसार राजा के द्वारा मंत्रियों का से परामर्श लिया जाना चाहिए। अर्थात राजा को ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि समय समय पर मंत्रियों के साथ मतलब उनसे राज्य के संदर्भ में मंत्रणा की जानी चाहिए, परामर्श लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, कौन कौन के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए। अर्थात योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए और समय समय पर राजा के द्वारा मंत्रियों से सलाह मशवरा का कार्य भी किया जाना चाहिए, जिससे कि कार्य सफल हो सके। नेक्स्ट देखिए चापलूसों से दूर रहना। बिल्कुल ये सत्य बात है कि एक राजा में ये गुण होना ही चाहिए कि एक योग्य गुणगान वाली राजा को हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह चापलूसखोर जो लोग होते हैं उनसे बहुत दूर रहे, क्योंकि चापलूसखोर लोगों से कभी भी राजा और राज्य का भला नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि वो राज्य के हितों में कुठाराघात करते हैं, इसलिए चापलूसखोर जितने व्यक्ति होते हैं राज्य में उन लोगों से राजा को बहुत दूरी बना लेनी चाहिए। अर्थात चापलूसखोर व्यक्तियों से राजा के साथ कोई संबंध नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए जो गुण होते राजा में, व्यापार एवं वाणिज्य को अपनाना। देखिए व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य की उन्नति के लिए व्यापार और वाणिज्य को अपनाना आवश्यक होता है। अर्थात अगर राज्य निर्धन हो जाएगा तो राज्य निर्धन हो गया तो राज्य की स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाएगी, अर्थात राज्य धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने लग जाएगा। इसलिए व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में राजा इतना मतलब कि इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वह व्यापारिक क्षेत्र में और वाणिज्य को किस प्रकार से बढ़ावा मिल सके, तो ये कार्य भी राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। व्यापार को बिल्कुल बढ़ावा किस प्रकार से मिले, इस नीति को भी राज्य के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। और नेक्स्ट कहता है कि कला और साहित्य में रुचि। देखिए एक सफल शासक के गुणों में इस बात को शामिल किया गया कि राजा कला और साहित्य में राजा की रुचि होनी चाहिए, जिससे कि जनता ये समझ सके कि विकास और उन्नति के लिए वो सदैव तत्पर है। इसलिए राजा को कला और साहित्य के क्षेत्र में रुचि दिखाई जानी चाहिए, समय समय पर इस क्षेत्र में भी कार्य किया जाना चाहिए और योग्यता को महत्व देना चाहिए। यानी कि राज्य के अंतर्गत जो योग्य व्यक्ति है उस योग्य व्यक्ति को निश्चित रूप से ही जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार एक राजा के द्वारा दिया जाना चाहिए। फिर देखिए आप लोग
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाना। नेक्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाना, यानी कि प्रत्येक राजा का ये कार्य होता है कि वह मतलब पड़ोसी राज्यों के साथ एक प्रकार से अपने अच्छे संबंध बनाने का कार्य करना चाहिए। यदि पड़ोसी के साथ आप अच्छे संबंध नहीं है तो आपका राज्य हमेशा खतरे में रहेगा। इसलिए राजा का दायित्व बनता है कि वह अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाकर चले, और मैं कह रहा पड़ोसियों को जीतने की अपेक्षा उसे मित्रता बनाए रखनी चाहिए। देखिए, पड़ोसी राज्य के साथ कभी युद्ध की नीति को नहीं अपनाया जाना चाहिए। युद्ध की नीति को आप बनाओगे तो निश्चित रूप से आप उसे जीत नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान हमें बार बार परेशान करता है, चीन करता है, लेकिन सफल नहीं हो सकते हैं, और हम भी नहीं हो सकते, क्योंकि पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध की नीति बनाकर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। अर्थात उसके साथ आपको मित्रतापूर्ण संबंध बनाने चाहिए। तो लिख देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसके अंतर्गत आता है विजेता राज्य से जनता की मित्रता। विजेता राज्य से जनता की मित्रता, ये भी एक राजा के आवश्यक गुण बताए गए, जिसमें कहा गया देखिए दूसरे राज्यों पर अधिकार करने के बाद उसके संविधान में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, और जो वहाँ की जो प्रजा होती है उस प्रजा के प्रति संवेदना रखते हुए वहाँ की प्रजा के अधिकारों के प्रति सुरक्षित प्रदान करनी चाहिए। अर्थात उनके प्रति राजा एक प्रकार से अच्छा आचरण करना चाहिए। भाई मान लीजिए किसी राज्य के ऊपर हम लोगों ने आक्रमण किया और हम लोगों ने उस राज्य को जीत लिया, लेकिन जो वहाँ पर जनता है तो अर्थात वहाँ के संविधान के अनुसार ही वहाँ की जनता के साथ वो आचरण एक राजा के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। ये भी राजा को विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है। अर्थात राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत, न कि राज्य संबंधी कोई दर्शन। ये राजा के यानी कि राज्य के हितों के लिए सुझाए गए उपाय या सफल शासक के आवश्यक गुण है। इनको आप लोग एक बार देख लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राज्यों का वर्गीकरण। देखिए, राज्य का वर्गीकरण के अंतर्गत नेक्स्ट देखिए, राज्यों का वर्गीकरण करता है वो, राज्यों का वर्गीकरण या राज्य का वर्गीकरण या विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं या राजनीतिक व्यवस्थाएं। अब देखिए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि ये कहता है कि जो शासन की प्रणाली है वो 3 प्रकार से बताया गया। उन्होंने कहा था कि राजतंत्र, दूसरी बात बताता है वो राजतंत्र के बाद कहता है कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र, और तीसरे वाले की बात बताता है वो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक प्रजातंत्र है। संवैधानिक प्रजातंत्र, ये 3 शासन व्यवस्था के अंतर्गत है। राजतंत्र यानी कि एक राजा के द्वारा, कुलीन तंत्र कुछ लोगों के द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन। राजतंत्र में यानी कि संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति कुछ लोगों के हाथों में। कुछ लोगों के हाथों में सत्ता। और ये कहता है संवैधानिक प्रजातंत्र, यानी कि एक प्रकार से इसको भीड़ तंत्र का नाम दिया गया है, यानी कि बहुत सारे लोगों के हाथों में सत्ता वाली बात इसमें आती है। अब इसको भी देखिए 3 विकृत रूप बताए गए। पहले बताया गया तानाशाही, इसमें कहा गया तानाशाही होगा, राजतंत्र होगा तो वहाँ तानाशाही भी होगा। ये निश्चित है कि राजतंत्र के अंतर्गत तानाशाही होता है। दूसरे में कहता है धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र, धनिक तंत्र, धनिक या वर्ग तंत्र। और तीसरे वाले के अंतर्गत कहता है वो एक प्रकार से प्रजातंत्र, इसको नाम दिया गया प्रजातंत्र। ये देखिए आप लोग,
वर्गीय राज्यों के जो वर्गीकरण के संदर्भ में जो कुछ राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने 3 प्रकार से डिवाइडेड किया था। और वो देखिए किस प्रकार से किया था। देखिए वो कहता है कि राजतंत्र के अंदर क्या है कि एक व्यक्ति का शासन यानी कि निश्चित रूप से वो तानाशाही प्रवृत्ति अपनाएगा, ऐसा उसका मानना है कि तानाशाही प्रवृत्ति निश्चित रूप से वो अपनाएगा, क्योंकि सब संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों हो जाएगी, तो वो एक प्रकार से तानाशाही तरीका अपनाता है। फिर दूसरा बताता है वो कुलीन तंत्र मतलब एक से अधिक यानी कुछ लोगों के हाथों में सत्ता का होना, जिसे वो कहता है कि धनिक वर्ग मान लीजिए या कुछ वर्ग विशेष, या तो पैसे वाला, पैसे वाले से मतलब या वर्ग विशेष यानी या वर्ग विशेष किसी जाति विशेष का दमखम ज़्यादा रखता हो, उस व्यक्ति का तो सत्ता रहेगी। और तीसरा बताता है वो संवैधानिक तंत्र है यानी कि संविधान के अनुसार सत्ता का संचालन, जिसे नाम दिया गया था भीड़ तंत्र का, जिसे बाद में कहता है वो अर्थात प्रजातंत्र है। ये 3 वर्गों के अंदर उसका डिवाइडेड करने का कार्य राजा के द्वारा बताया गया था। ये देख लीजिए, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, संवैधानिक, प्रजातंत्र। इसमें कहता है एक व्यक्ति का शासन यानी कि तानाशाही शासक, कुलीन तंत्र कुछ लोगों के हाथों में सत्ता का शासन यानी कि धनिक या वर्ग तंत्र। तीसरा कहता है संवैधानिक प्रजातंत्र यानी कि भीड़ तंत्र का नाम जिसे इन्होंने दिया है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये आप लोगों के हो गया राज्य का वर्गीकरण वाला टॉपिक। अब हम बात करेंगे प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक या आधुनिक युग का जनक या राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की देन। या आधुनिक युग का जनक मैकियावेली को क्यों कहा जाता है, या राजनीति विज्ञान को उसकी क्या देन रही है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये देखिए आप लोगों का ये टॉपिक लगभग समाप्त। और अब हम बात करेंगे आधुनिक युग का जनक मैकियावेली को मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, या प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक क्यों कहा जाता है, या प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक क्यों कहा जाता है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक क्यों कहा जाता है, या ये बड़ा क्वेश्चन आता है आप लोगों के, या राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की देन। राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की देन। राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की देन। इस टॉपिक के ऊपर अपन लोग ये आप लोगों के मैकियावेली का अगर बड़ा क्वेश्चन आता है ना 20 नंबर का, तो लगभग ये मान के चलिए ये क्वेश्चन टकराता है। ये अलग अलग तरीके से पूछता है, या तो ये पूछता है मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, यह पूछता है प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक क्यों कहा जाता है, यह पूछता है राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की देन। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक आप लोगों देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।